इनकम फ्रॉम सैलरी के लॉन्ग क्वेश्चंस की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप लोग इनकम फ्रॉम सैलरी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 एंड इसमें कैलकुलेट क्या करना है, कंप्यूट इज टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2010। भाई देखो यहाँ पे सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी का पूरा फॉर्मेट आप जैसे बनाते हो वो करोगे और इनकम फ्रॉम सैलरी तब आएगा, ठीक है। एन इंडिविजुअल इज इन रिसिप्ट ऑफ सैलरी ऑफ ₹14,000 पर मंथ, यानी कि इनका साल का सैलरी कितना हो गया 14,000 इंटू 12, ठीक है। आगे लिखा है 15% ऑफ विच ही कंट्रीब्यूट्स टू अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू विच हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स 14%। भाई देखो बहुत सिंपल सी बात यहाँ ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने सैलरी का 15% जो है वो कहाँ कंट्रीब्यूट किया है, आरपीएफ में। और हमको पता है कि आरपीएफ में कुछ पोर्शन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और कुछ पोर्शन एम्प्लॉयर। तो 15% तो इन्हीं इंडिविजुअल ने किया है और 14% एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, ठीक। इम्प्लॉय का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं लेते हैं, वो सीधे 80C में डिडक्शन मिलता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। 80C की भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, डिडक्शन वाली प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन से तो हमको मतलब ही नहीं यहाँ पे, वो सीधे 80C में आएगा जब डिडक्शन देंगे। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो आता है इनकम फ्रॉम सैलरी में, लेकिन वो भी कितना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12%, 12% तक एग्जेम्प्ट रहता है। 12% से जितना ज्यादा है केवल वही पोर्शन टैक्सेबल होगा। तो ये 14% है, यानी केवल 2% टैक्सेबल होगा, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे जो आप सैलरी लोगे वो केवल यही वाली सैलरी नहीं लेते हैं हम आरपीएफ के केस में। आरपीएफ के केस में सैलरी हो जाता है बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट, डीएनएस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स, ठीक है। फिर उस सैलरी से आप इसका ट्रीटमेंट करोगे। आगे लिखा है ही इज प्रोवाइडेड विथ अ रेंट फ्री हाउस बाय द एम्प्लॉयर इन अ टाउन population 12 lakh, the rental value of the house being ₹25,000 per annum, and he also received from his employer ₹12,000 as bonus। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये 12,000 रुपए बोनस दिया गया है, तो ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी में फुल्ली टैक्सेबल होता है, ठीक है। अब ये जो लिखा है रेंट फ्री हाउस, तो भाई रेंट फ्री हाउस तो दो अलग अलग कंडीशन होती है, एक होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, एक होती है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। तो इतना तो हमको पता चल गया है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, ठीक है। दूसरी चीज पॉपुलेशन बोल दिया, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी दो अलग अलग कंडीशन है। पहला कंडीशन होता है जब हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हो, और दूसरा कंडीशन होता है जब हाउस इज टेकन ऑन लीज बाय एम्प्लॉयर। तो ये जो ये वाले क्वेश्चंस में है ये ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है। कैसे मुझे पता चला, क्योंकि पॉपुलेशन की बात हुई है। जब भी पॉपुलेशन की बात होगी तो इसका मतलब कि अकोमोडेशन, वो घर जो है वो एम्प्लॉयर ने ओन कर रखा है, ठीक है। तो जो भी कंडीशन होगा उसके मुताबिक आप ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पॉपुलेशन 12 लाख रुपीज लिख रखा है, तो भाई पॉपुलेशन 12 लाख यानी कि ये 10 से 25 लाख के बीच में पॉपुलेशन आएगा। तो सैलरी का 10%, डायरेक्टली सैलरी का 10% नहीं, पहले ये सैलरी से ये वाला फॉर्मूला निकालोगे, बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट, डीपी, बोनस, कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंस। फिर जो सैलरी आएगी उस सैलरी का आप 10% लोगे, क्योंकि ये सेकंड वाली कंडीशन में आएगा। पॉपुलेशन 12 लाख है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर फर्नीचर मिला है तो ये जो भी क्वेश्चन है उसके मुताबिक ये ऐड कर लोगे। फिर उसके बाद लेस इफ एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, तो आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। आगे लिखा है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू हिज प्रोविडेंट फंड एट 9% पर एनम इज ₹9,000, ठीक है। तो यहां तो हमने पढ़ लिया कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ आएगा इन एक्सेस ऑफ 12%, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट टू आरपीएफ की बात कर रहा है। तो इंटरेस्ट टू आरपीएफ का भी फॉर्मूला था इंटरेस्ट टू आरपीएफ 9.5% जो होता है वो एग्जेम्प्ट रहता है। तो ये कितना परसेंट है, 9%, तो ये एग्जेम्प्ट रहेगा। ये सारे फॉर्मेट हो गया, या फिर ये हाउस रेंट अलावेंस हो गया, और ये रेंट फ्री हाउस, ये सब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी की। सॉल्यूशन देखते हैं सेकंड का। सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे हम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो आप यहां पे ले लोगे। सबसे पहले हम क्या लेते हैं इसमें, सैलरी कितना दे रखा है 14,000 पर मंथ, तो 14,000 रुपीज इंटू 12 कर लो आप कैलकुलेटर पे। 1,10,000
68,000 रुपीज। उसके बाद सैलरी के बाद ध्यान दो आप, लास्ट थर्ड लाइन में लिखा हुआ है बोनस, कितना 12,000 रुपीज। अगर कुछ नहीं बोला तो हम मानते हैं ये 12,000 पर एनम मिला होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखा हुआ था कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, तो हमको पता है इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ यहाँ पे नहीं लेते हैं, वो सीधे उसका डिडक्शंस मिलता है अंडर सेक्शन 80C, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आता है, कितना आता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12%, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ 12%, मतलब कि 12% तक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट, 12% से जितना ज्यादा है केवल वो आएगा, तो यहाँ 14% कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आप यहाँ थोड़ा वहाँ इस पेज छोड़ देना आप, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिखना आरपीएफ। सबसे पहली बात तो आप पहले सैलरी फॉर आरपीएफ कैलकुलेट करो। कैसे आएगा, बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स, ठीक है। बेसिक सैलरी कितनी है, 14,000 पर मंथ था, 14,000 इंटू 12 हमने किया, आ गया 1,68,000। डीए रिटायरमेंट है, नहीं है, डियरनेस पे है, नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स है, नहीं है, यानी कि 1,68,000 ही हो गया सैलरी फॉर आरपीएफ, ठीक है। तो पहली बात यहां पे हमको कितना लेना है, 12% से एक्सेस लेना है, यानी कि अगर हम सीधे सीधे इस सैलरी का 2% निकाल लें तो भी हमारा काम हो जाएगा। भाई बात को समझो, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 14% और एग्जेम्प्ट कितना होता है 12%, यानी कि हम चाहें तो इसका सीधे सीधे 2% निकाल लें तो ही आ जाएगा। जैसे ऐसे निकाल लें हम कि भाई एक्सेस कितना है, एक्सेस है 2%, तो फिर 1,68,000 एट द रेट 2% निकाल लें, तो ये आ गया 3,360। सीधे सीधे आप ये लिख सकते हो क्योंकि इतना ही एक्सेस है, बाकी 12% तक तो एग्जेम्प्ट रहता है, ठीक है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, भाई पहले इसका निकाल लो 14%, तो 1,68,000 एट द रेट 14%, कितना आ गया 23,520। ये एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। अब हमको क्या पता है एग्जेम्प्ट कितना होता है, एग्जेम्प्ट होता है 12% तक, तो फिर 1,68,000 का 12% कितना आ गया 20,160। तो एग्जेम्प्ट वाले पोर्शन को आप लेस कर दो, कितना आ गया 3,360। सेम अमाउंट आया ना भाई, जैसे भी करोगे आंसर वही आएगा, ठीक है। तो ये आ गई कितने, ये आ गई आपकी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12%, ठीक है, दैट इज 2%, क्योंकि 2% यहाँ पे एक्सेस था। आप चाहो तो ऐसे भी कर दो, सीधे सीधे लिख दो कि एक्सेस है 2% और पहले आप मतलब, लेकिन अगर ये वाले फॉर्मूले से कर रहे हो तो पहले उसमें दिखा देना कि जैसे कि एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 14%, ठीक है, यहाँ लिख के कि एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 14%, फिर उसके बाद आप लिखना कि एग्जेम्प्ट होता है 12%। तो फिर आप ऐसे निकालना कि यहाँ पे टैक्सेबल कितना हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा 14 - 12 यानी कि 2%। तो पहले ये करके दिखाना, फिर या ये वाले तरीके से, मतलब इतना है, ठीक, या फिर इस वाले तरीके से करो, पहले 14% निकालो फिर 12% निकालो और लेस कर दो, सीधे 2% की वैल्यू आ जाएगी, जैसे आपको इजी पड़े, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दो, कितना आया 3,360। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रेंट फ्री हाउस, तो ये हम कैलकुलेशन इसका भी करेंगे, रेंट फ्री हाउस। और हम रेंट फ्री हाउस से कैलकुलेशन करेंगे। ये प्राइवेट एम्प्लॉय का कंडीशन है, ठीक है, कहीं भी मेंशन नहीं था कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। दूसरी बात, यहाँ पॉपुलेशन की बात कर दी गई थी, तो पॉपुलेशन की बात होती है, यानी कि ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला कंडीशन है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में दो कंडीशन है, पहला कंडीशन होता है जब हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, दूसरा कंडीशन होता है जब हाउस इज टेकन ऑन लीज और ऑन
रेंट बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन लिख रखा है, तो पॉपुलेशन से ही आपको पहचान जाना चाहिए कि ये हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है। ठीक है, ये सब मैंने वीडियो में समझा रखा है। ठीक है, तो भाई रेंट फ्री हाउस सबसे पहले, और यहाँ पे पॉपुलेशन कितना है 12 लाख रुपए। तो ये देखो आप, जब पॉपुलेशन 10 से 25 लाख के बीच में होगा तो सैलरी का 10%। अच्छा, सबसे पहले सैलरी टू रेंट फ्री हाउस भी निकालना पड़ेगा। यहाँ आप रेंट फ्री हाउस का हेडिंग डालो और यहीं निकालो सैलरी टू रेंट फ्री हाउस। कितना कैसे निकलेगा, बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है। तो बेसिक सैलरी कितनी है पर मंथ है 14,000, पूरे साल की कितनी है 1,68,000। डीए रिटायरमेंट कितना है, नहीं है। डीपी नहीं है। कमीशन नहीं है। बोनस है, कितना है 12,000 रुपए। और ऑल टैक्सेबल अलावेंस, क्या कोई भी अलावेंस दे रखा है, नहीं दे रखा है। जीरो करो इसको, 1,68,000 प्लस 12,000 करो आप, 1,80,000 रुपीज आ गया सैलरी टू रेंट फ्री हाउस। अब पॉपुलेशन है 10 से 25 लाख के बीच में, यानी कि सैलरी का 10% पहले आप लोगे। और दूसरी चीज ध्यान रखना, दो कंडीशन होती है नॉन गवर्नमेंट वाले में और एक कंडीशन होती है गवर्नमेंट वाले में। बस ये ऊपर वाला इतना पोर्शन चेंज रहेगा, बाकी नीचे सब में सेम रहेगा। इसलिए आप एक बार वीडियो देख लो, एक जगह फॉर्मेट लिख लो और केवल ऊपर वाला याद कर लो। जैसे कि पॉपुलेशन वाला अकोमोडेशन ओन्ड वाले में होगा, किसी में कुछ होगा, बस ये याद कर लो, नीचे वाला सब में सेम रहेगा। ठीक है, तो भाई यहाँ की कंडीशन के हिसाब से सबसे पहले हम लिखेंगे कि अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, और 10 से 25 लाख के बीच में पॉपुलेशन है, यानी कि 10% ऑफ सैलरी। और ध्यान रखना डायरेक्ट सैलरी नहीं, ये वाली जो सैलरी आई है इस फॉर्मूले से, तो मतलब कि 10% ऑफ 1,80,000। कितना हो गया ये हो गया 18,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अगर फर्नीचर प्रोवाइड है और फर्नीचर एम्प्लॉयर खुद ओन करते हैं तो सीधे 10%। अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर ने हायर कर रखा है तो फुल हायर वैल्यू। क्या यहाँ पे फर्नीचर मिला हुआ है, ही इज प्रोवाइडेड विद अ रेंट फ्री हाउस बाय एम्प्लॉयर इन टाउन दिस, द रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस बीइंग दिस एंड ही ऑल्सो रिसीव्ड फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर 12,000 एज अ बोनस। नहीं दे रखा है। और जो ये लिखा हुआ है कि रेंटल वैल्यू हाउस का इतना है, उससे भी कोई मतलब नहीं भाई, ये तो रेंट फ्री हाउस दे रखा गया है ना एम्प्लॉय को। ठीक है, तो इसका मतलब ऐड करने के लिए कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम लेस करते हैं इफ एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। क्या कोई अमाउंट एम्प्लॉय ने पे किया है अपने एम्प्लॉयर को इस घर से रिलेटेड, नहीं पे किया है, यानी कि यही 18,000 रुपए क्या हो गया, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। ठीक है, यहां लिखो आप 18,000 रुपीज। उसके बाद क्या है, उसके बाद है बोनस, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, लेकिन कितना है 9%, और हमको पता है 9.5% तक एग्जेम्प्ट है। ऐड करो इन सबको, 1,68,000 रुपीज प्लस 12,000 प्लस 3,360 प्लस 18,000, ये कितना हो गया 2,01,360। ध्यान रखना अभी ये आया है ग्रॉस सैलरी। उसके बाद हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। तो क्या क्या लेस करते हैं इसमें भाई, देखो सबसे पहले इसमें लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि अभी 50,000 तक फिक्स है, तो 50,000 सीधे लेस कर देना। उसके बाद अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो कुछ पोर्शन एंटरटेनमेंट अलावेंस का, लेकिन ये तो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एंटरटेनमेंट अलावेंस इस क्वेश्चन में होता तो पूरा ही यहाँ पे डिडक्टेबल होता। फिर प्रोफेशनल टैक्स या फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स, तो वो भी नहीं है यहाँ पे, तो सीधे आप लिखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन। अभी कितना फिक्स है 50,000। ठीक है, इसको लेस कर लो आप।
और इंटरटेनमेंट अलाउंस होता तो भी यहाँ नहीं लेते क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉयमेंट टैक्स प्रोफेशनल टैक्स है नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसको आप लेस कर लो। तो 2,01,360 माइनस 1,50,000, ये कितना हो गया? 1,51,360। ये क्या आ गया? इनकम फ्रॉम सैलरी।